हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक शनिवार शाम 6 बजे हम अपने इस एपिसोड को लेकर के हाजिर होते हैं, जिसमें बीते हफ्ते कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उनके आधार पर बनाए गए सवालों को फ्रेम करके हम अपने इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी के साथ यहाँ पर बातचीत करते हैं। तो आज के एपिसोड के मद्देनजर वो कौन से सवाल है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर चर्चा करने से पहले आप सभी से एक बार अनुरोध है कि ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक दृष्टि पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं आपके लिए वो लगातार आप सभी को मिलती रहे, क्योंकि धीरे धीरे परीक्षा की तिथि भी नजदीक आती जा रही है। तो आने वाली जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड का पहला सवाल क्या फ्रेम किया गया है। हाल ही में निम्न में से किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? विकल्प है जापान, नाइजीरिया, भारत या फिर कैमरून। तो दरअसल अभी हाल ही में अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका एक राज्य है कैमरून, उसने बच्चों के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत की है। दरअसल अगर बात करें संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो मलेरिया से होने वाली जो भी मृत्यु है उनमें से 95% जो मृत्यु होती है वह अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ही होती है। तो अफ्रीका में मलेरिया के लिए बचाव संबंधी कार्य चलाए जाने बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी चीज को देखते हुए कैमरून ने अभी हाल ही में बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, कैमरून हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि कैमरून की मुद्रा क्या है। तो अभी देखिए किसने शुरू किया है, कैमरून ने किया है, जिसमें 2 वर्षों में 2.5 लाख बच्चों को शामिल किया जाएगा। यहां पर अगर देखें वैश्विक मलेरिया मृत्यु दर तो 95% अफ्रीका में ही होता है, इसलिए यहां पर संक्रमण पर अंकुश लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल ब्रिटिश फार्मा दिग्गज जो कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, इसी के द्वारा वैक्सीन का विकास किया गया है। उस वैक्सीन का जो नाम है मॉस्किरिक्स है। तो मॉस्किरिक्स क्या है? ये मलेरिया संबंधी एक वैक्सीन है जिसका उपयोग अभी हाल ही में कैमरून के द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है, जिसके मद्देनजर यहां पर बच्चों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें इस वैक्सीन को मलेरिया से बचाने के लिए दिया जाएगा। अब यहां पर देखें तो वर्ष 2021 के अंत में ही मलेरिया के लिए अनुमोदित यह पहला टीका है। यह जो संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले घातक प्लाज्मोडियम परजीवी पर हमला करके बच्चों में जो इससे संबंधित प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करेगा। हालांकि महीनों के बाद सुरक्षा कम होने लगती है, यानी कि जब इस टीके को या इस वैक्सीन को बच्चों को दिया जाएगा तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो इसकी जो एक तरह से कह लें कि प्रतिरोधक क्षमता है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। इसकी एक सीमा मॉस्किरिक्स की मामूली 30% प्रभावकारिता है जो मानक टीकों से कम है। यानी कि जो मानक टीके हैं उनकी जो प्रभावकारिता है वो किस हद तक किसी बीमारी के लिए बनाए गए हैं, कितना कारगर होंगे, उनमें अगर देखें तो इसकी प्रभावकारिता उनकी तुलना में कम है, यह 30% तक ही है। लेकिन फिर भी यहां पर इस तरह की मृत्यु दर को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रमों को चलाया जाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए अभी यह कदम जो है कैमरून के द्वारा उठाया गया है। कैमरून की लोकेशन अगर हम देखें तो अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत यहां पर देखिए ये कुछ इस तरह से यहां पर स्थित है। यहां पर आप देखिए इक्वेटोरियल गिनी है, गल्फ ऑफ गिनी है, जहां पर इसको देखिए समुद्र से सटा हुआ है। तो इसकी क्या मुद्रा है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर कैमरून हो जाएगा। कैमरून के द्वारा पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल है शुमांग लीला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नागालैंड में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है। इसमें महिला कलाकारों की भूमिकाएं बच्चों द्वारा निभाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो दरअसल अभी हाल ही में देखें तो यह जो है नागालैंड से संबंधित ना होकर के बल्कि मणिपुर से संबंधित एक रंगमंच का पारंपरिक रूप है, जिसमें महिला कलाकारों की जो भूमिका होती है वह पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। दरअसल अगर बात करें तो जो शुमांग लीला से संबंधित जो भी कलाकार हैं वो अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में स्थायी जाति हिंसा का खामियाजा भुगत रहे हैं और इसकी वजह से यह एक बार सुर्खियों में बना हुआ है। तो यह कहां पर है? मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जिसमें महिलाओं की जो भूमिका है वह पुरुष अभिनेताओं के द्वारा निभाई जाती है। वहीं अगर महिला थिएटरों की बात करें तो इस मामले में पुरुष पात्रों की जो भूमिका है वह महिला पात्र कलाकारों या महिला पात्रों के द्वारा
निभाई जाती है। यह सामूहिक शिक्षा, मनोरंजन और विश्राम के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में विकसित हुआ है। इसका उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करना है। सुमांग लीला दो प्रकार की होती है, अगर देखें तो पहला है नुपा सुमंग लीला और नुपी सुमंग लीला। नुपा सुमंग लीला में केवल पुरुषों के द्वारा अभिनय किया जाता है, वही नुपी सुमंग लीला की अगर बात करें तो इसमें केवल महिलाओं के द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। तो यहां से देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि महिला कलाकारों की जो भूमिकाएं हैं वह पुरुष अभिनेताओं के द्वारा निभाई जाती है, ना कि बच्चों के द्वारा। और यह नागालैंड में नहीं बल्कि मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है। तो विकल्प डी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल फ्रेम किया गया, हाल ही में किसने जोमैटो को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेबी या एचडीएफसी? तो दरअसल अभी हाल ही में जोमैटो को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में जो मान्यता दी गई है या मंजूरी दी गई है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। इसको पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी देने के बाद यह जो भी ट्रांजैक्शन है अपने व्यवसाय से जुड़े उनको ट्रांजैक्ट करने में इसको सुलभता होगी। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ इससे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। तो अभी जोमैटो को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? आरबीआई के द्वारा दी गई है। जोमैटो क्या है? एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। आरबीआई के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। और जो जोमैटो की सब्सिडियरी कंपनी है जोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको लाइसेंस जारी किया गया है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में। इस मंजूरी से कंपनी जो है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकेगी। यानी कि इस पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी मिलने के बाद जो कंपनी है जोमैटो वह अपने प्लेटफॉर्म से ई कॉमर्स से संबंधित जुड़े जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है उनको आराम से कर सकेगी। जोमैटो ने उभरते रेस्टोरेंट भागीदारों का समर्थन करने के लिए डेली पे आउट्स नामक एक नई सुविधा की भी पेशकश की है। तो डेली पे आउट्स किससे संबंधित है? जोमैटो से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कंपनी की बात करें तो फिलहाल यह सुविधा उन रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए उपलब्ध होगी जिन्हें महीने में 100 या उससे कम ऑर्डर मिलते हैं। यानी कि ऐसे रेस्टोरेंट की बात करें या खाने पीने से संबंधित ऐसे कारोबारी जहां पर एक माह में 100 या उससे कम ऑर्डर्स मिलते हैं तो उन्हीं के लिए यह डेली पे आउट्स जो है सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? जोमैटो के द्वारा की गई है। और जोमैटो की सब्सिडियरी कंपनी जोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस जारी किया गया है पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में, जिसके बाद जोमैटो जो है ई ट्रांजैक्शन से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकेगी। तो किसके द्वारा दी गई है मंजूरी? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो दरअसल विश्व आर्द्रभूमि के संदर्भ में अगर बात करें तो ईरानी शहर रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था आर्द्रभूमियों को लेकर के, और यह कन्वेंशन जो है 2 फरवरी को हुआ था। तो इसी दिन को और यह जो कन्वेंशन था इसकी उपयोगिता को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और यह कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और इसी कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए विश्व भर में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अगर देखें तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक रूप से जागरूकता को बढ़ाना है। इस वर्ष इसकी थीम देखें तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अभी वर्तमान में बात करें तो आर्द्रभूमियों की जो कुल संख्या है विश्व भर में वह 80 है। और अभी हाल ही में भारत के 5 आर्द्रभूमियों को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें 3 कर्नाटक से हैं और 2 जो है तमिलनाडु राज्य से है। कर्नाटक में कौन कौन सी आर्द्रभूमि अगर देखें तो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुअरी। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1, इन्हें अभी हाल ही में शामिल किया गया है आर्द्रभूमि के अंतर्गत। यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग जो है इसका थीम है, लेकिन यह 1 फरवरी को नहीं बल्कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो यह पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में हायर एजुकेशन पर ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट 21-22 किस मंत्रालय ने जारी की है? विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो दरअसल अभी हाल ही में वर्ष 2021-22 की हायर एजुकेशन पर ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो विभिन्न पैरामीटर्स को शामिल करके उससे संबंधित जानकारियों को इसमें एकत्र किया गया है। साथ ही साथ इसमें एससी, एसटी, ओबीसी से जुड़े जो भी लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, साथ ही साथ इसमें देखें तो मुख्य रूप से जो बालिकाएं हैं इनके इनरोलमेंट में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है हायर एजुकेशन के मामले में। तो यह पूरी रिपोर्ट क्या बातें करती है जो हमारे लिए काम की हो सकती है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो दरअसल अभी किसके द्वारा जारी किया गया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस वर्ष के लिए? 2021-22 के लिए। इसमें देखिए विभिन्न पैरामीटर्स कौन कौन से शामिल हैं, तो जैसे स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट, फैकल्टी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इन तमाम चीजों को, इन तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जानकारी एकत्र की गई है। अब हायर एजुकेशन में अगर देखें तो एससी, एसटी, ओबीसी और लड़कियों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। यानी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं के एनरोलमेंट में उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। और इनमें भी अगर देखें तो जो बालिकाएं हैं, लड़कियों की संख्या है, उसमें भी वृद्धि देखने को मिला है। यह सर्वे यह बात कहता है। इसी के अंतर्गत देखें ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014-15 से 2021-22 के बीच लड़कियों के नामांकन में 31% बढ़ोतरी हुई है और अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए यह आंकड़ा 51%। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खासकर अगर देखें तो जो अनुसूचित जाति से संबंधित लड़कियां हैं उनका यह जो आंकड़ा है हायर एजुकेशन में 51% तक बढ़ा है। और अगर ओवरऑल अगर बात करें 2014-15 से लेकर के 2021-22 में, तो जो लड़कियों का नामांकन हुआ है हायर एजुकेशन में 31% की बढ़ोतरी है, जो निश्चित तौर पर अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल फ्रेम किया गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली यूनिकॉर्न एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी होने का कीर्तिमान स्थापित किया है? काउबॉय वेंचर्स, कृत्रिम, बाइट प्रोफेची, ब्रिज आई2आई। तो ओला के जो संस्थापक हैं भावेश अग्रवाल, उनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है कृत्रिम। तो कृत्रिम ने अभी हाल ही में भारत की पहली यूनिकॉर्न एआई कंपनी होने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, कृत्रिम। कृत्रिम जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित एक स्टार्टअप है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते। तो 26 जनवरी को देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, यूनिकॉर्न एआई कंपनी बन गई है कृत्रिम। और कंपनी ने मैट्रिक्स पार्टनर्स की अगुवाई में फंड रेज के दौरान 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। यानी कि फंड रेजिंग के मामले में अगर बात करें तो मैट्रिक्स पार्टनर की इसने सहायता ली और फंड रेजिंग में इसने 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। फंडिंग के माध्यम से इस धनराशि का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिदृश्य में इनोवेशन को बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर पहुंच विस्तार करने के लिए किया जाएगा। यह एक कंप्लीट एआई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। भारत में 110 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी और इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले एलिन ली के द्वारा किया गया था। और एलिन ली जो है काउबॉय वेंचर्स के फाउंडर है। तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? तो काउबॉय वेंचर्स के जो फाउंडर हैं एलिन ली, इनके द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और भारत की पहली एआई संबंधित यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी कौन बन गई है? कृत्रिम बन गई है। यह ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल की स्वामित्व वाली कंपनी है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहां पे देखिए विकल्प बी यानी कि कृत्रिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्हें भारत में सबसे पहले लगातार 6 बार बजट पेश करने की उपलब्धि हासिल है? निर्मला सीतारमण, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह या फिर यशवंत सिन्हा? अभी हाल ही में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया गया और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह एक अद्वितीय उपलब्धि है कि उन्होंने लगातार 6वीं बार बजट पेश किया है। लेकिन ऐसा करने वाली यह भारत की दूसरी वित्त मंत्री है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे।
मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बजट पेश किए गए, जिसमें से उन्होंने एक बार अंतरिम बजट भी पेश किया था। लेकिन लगातार की अगर हम बात करें तो मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। और दूसरा ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाली अभी हाल की जो वित्त मंत्री हमारी हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने इस बार लगातार 6वीं बार बजट पेश किया है और यह अंतरिम बजट था। तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यानी कि मोरारजी देसाई होगा। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया और यह बजट उनके द्वारा पेश किए जाने वाला लगातार 6वीं बार का बजट था और यह ऐसा करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन गई है और यह अपने आप में भारतीय संसदीय इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि मानी जाती है। मोरारजी देसाई जिन्होंने कुल, ध्यान रखिए, लगातार नहीं, कुल 10 बजट पेश करने का गौरव इन्हें प्राप्त है, जो किसी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है। यानी कि किसी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा, जिन्होंने 10 बजट पेश किया, लगातार नहीं पेश किया, लगातार उन्होंने 6 बजट पेश किया। उन्होंने लगातार 6 बजट पेश किया, जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल था। 1 फरवरी को सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट को आमतौर पर वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। मोरारजी देसाई का यह चित्र है। तो ऐसा करने वाले यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया, जिसमें एक बार अंतरिम बजट भी शामिल था। वहीं इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है कुल मिला करके, और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। डेजर्ट नाइट संयुक्त युद्ध अभ्यास का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल, संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना, या उपर्युक्त सभी। तो डेजर्ट नाइट संयुक्त युद्धाभ्यास की अगर हम बात करें तो यह तीनों से संबंधित है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हैं। दरअसल अभी 23 जनवरी को फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल, भारतीय वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के सहयोग से डेजर्ट नाइट अभ्यास किया गया। इसमें फ्रांस की तरफ से देखें तो राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुआ था। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो उसकी तरफ से F-16 लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया। इन विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। अल धफरा कहां पर है? ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में है, और यहीं से इन विमानों ने उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इनके दल में सुखोई 30, MKI, MiG-29, जगुआर, AWACS, C-130J और हवा से हवा में ईंधन भरने वाला विमान शामिल था। तो ये भारतीय दल के अंतर्गत, भारतीय वायुसेना के दल के अंतर्गत शामिल विमान थे। इसके अंतर्गत अगर देखें तो यह अभ्यास भारतीय क्षेत्र में अरब सागर के ऊपर संचालित किया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमान भारत में स्थित वायुसेना के ठिकानों से उड़ान भर रहे थे। मुख्य रूप से यह अरब सागर के ऊपर संचालित किया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने हिस्सा लिया था। तो प्रश्न का जो सही उत्तर यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ने इसमें हिस्सा लिया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। होलोकॉस्ट मेमोरियल डे कब मनाया जाता है? 27 जनवरी, 29 जनवरी, 1 फरवरी या 3 फरवरी? तो होलोकॉस्ट मेमोरियल डे अगर हम बात करें तो यह 27 जनवरी को ब्रिटेन में मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से होलोकॉस्ट के दिन अगर देखें तो जो सोवियत संघ की जो सेना थी उसने क्या किया था कि 27 जनवरी को उसकी जो सेना थे, सैनिकों ने 1945 में इसी दिन सबसे बड़े नाजी यातना शिविर आश्वित्ज बिर्केनाउ को आजाद कराया था। होलोकॉस्ट स्मृति दिवस होलोकॉस्ट के लाखों पीड़ितों की याद के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी याद करने के लिए है जिन्होंने दुनिया भर में नफरत का जिन्हें शिकार बनाया गया और यातनाएं झेली और अपनी पहचान के कारण जनसंहार में मारे गए हैं। तो होलोकॉस्ट कहां पर मनाया जाता है? ब्रिटेन में मनाया जाता है, 27 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि 27 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित हुए स्नो लेपर्ड सर्वे के अनुसार सर्वाधिक स्नो लेपर्ड कहां पाए गए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड सर्वे हुआ और इससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको प्रकाशित किया गया। इन आंकड़ों की अगर बात करें, इस सर्वे के आधार पर अगर बात करें तो लद्दाख में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड पाए गए हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि लद्दाख। तो 30 जनवरी को स्नो लेपर्ड की जनसंख्या सर्वे रिपोर्ट जारी की गई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने
साल 2019 से 2023 के बीच सभी स्नो लेपर्ड की रेंज वाले राज्यों और 2 संरक्षण भागीदार संस्थान की मदद से पहली बार भारत में स्नो लेपर्ड की संख्या का सर्वे किया। ये ध्यान रखिएगा, यह जो स्नो लेपर्ड की संख्या से संबंधित जो भी सर्वे है, इसके जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, यह पहली बार किए गए हैं भारत के इतिहास में, यह पहली बार ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया गया है। तो इस सर्वे के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें जो फैक्चुअल आप सभी के लिए तथ्यात्मक रूप से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले लद्दाख में सबसे ज्यादा 477 स्नो लेपर्ड पाए गए। इसके बाद उत्तराखंड में 124 और हिमाचल प्रदेश में 51 स्नो लेपर्ड पाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 स्नो लेपर्ड मौजूद हैं। तो ये तथ्यात्मक रूप से आप देख सकते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रथम 3 राज्य कौन से हैं जहां पर सर्वाधिक स्नो लेपर्ड पाए गए हैं, तो पहला हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। और देश में संभावित स्नो लेपर्ड के 70% से ज्यादा इलाके में सर्वे किया गया था, यानी कि जहां पर ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि यहां पर स्नो लेपर्ड पाए जा सकते हैं, तो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 70% स्नो लेपर्ड पाए जाने वाले स्थानों की संभावना जो थी उनको कवर किया गया है इस सर्वे के अंतर्गत। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया में हिम तेंदुओं की तादाद करीब 4000 से 6500 है। दुनिया भर के सिर्फ 12 देशों में ही स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। ये भी एक तथ्य आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि कितने देशों में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं या स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। इनमें भारत के अलावा कौन कौन शामिल है? चीन, मंगोलिया, अफगानिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। ये वो देश हैं जहां पर हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। ये तथ्यात्मक रूप से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेम किया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए किन्हें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष या उपर्युक्त सभी? तो दरअसल अभी हाल ही में वित्त आयोग के 4 सदस्यों को नियुक्ति दी गई है, जिसके अंतर्गत 3 सदस्य पूर्णकालिक रूप से नियुक्त किए गए हैं। वही एक सदस्य सौम्यकांत घोष को अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वही 3 सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष वो सदस्य हैं जिन्हें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर देखें, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो मुख्य रूप से सेंटर यानी केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी वित्तीय संबंध होते हैं उस पर सुझाव देने का कार्य करता है। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का जिक्र किया गया है या वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो दरअसल केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा कौन? जो 16वां वित्त आयोग है वह 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें या अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा। 31 जनवरी को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की, जिसमें अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष को पूर्णकालिक एवं सौम्यकांति घोष को अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग में ये जो 4 सदस्य हैं जिनको नियुक्ति दी गई है, इनका सहयोग सेक्रेटरी ऋत्विक रंजनम पांडे, 2 संयुक्त सचिव और 1 इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा किया जाएगा। तो अब 16वां वित्त आयोग क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका काम है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर सुझाव देना। संवैधानिक बॉडी का मतलब यह है कि ऐसी संस्था जिसका जिक्र जो है संविधान में है, इसे किसी कानून के द्वारा नहीं स्थापित किया गया है बल्कि इसका जिक्र संविधान में है, इसलिए यह संवैधानिक बॉडी बोली जाती है। किसी कानून के द्वारा कोई अगर बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आयोग गठित किया जाता है तो उसे संवैधानिक ना बोल करके क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने आप सभी से पूछे हैं, उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन में आप इनका जवाब जरूर देंगे। यदि आपको पता है तो तुरंत अपने जवाब को दर्ज कर दीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो एक बार गूगल करिए, जिससे कि न केवल आप उत्तर प्राप्त करेंगे बल्कि इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी आप जानेंगे जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है उससे जुड़े कोई सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाए, तो इस तरह के सवालों को जवाब जरूर दिया करिए। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। और अंत में चलते चलते आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक
दृष्टि पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से छूटने न पाए। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।